हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीवी क्लासेस। मध्य प्रदेश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम पिछली क्लास का कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, जिसमें मध्य प्रदेश को मुख्यतः हमने 3 भागों में बांटा था: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इसके बाद जो मध्य उच्च प्रदेश था उसको हमने उप विभाजन किए थे 5। तो पहला था मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। एक बार इन्हीं विभाजन को हम अगर मैप में देखें तो मैप में एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा मध्य भारत का पठार, ये था हमारा मालवा का पठार, ये था हमारा बुंदेलखंड, ये था हमारा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, ये था नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ये था बघेलखंड और ये था सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। तो ये जो हमारे 7 विभाजन थे ये हमने कल क्लास में पढ़े थे। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आज कि जो 7 विभाजन है उनका डिटेल हम देखेंगे कि ये जो 7 विभाजन है उसमें एक एक जो विभाजन है उसके बारे में क्या उसकी भौतिक स्थितियां हैं, क्या जलवायु है, क्या मिट्टी है, क्या कृषि है, यानी सारी चीजें हम लगभग कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सारी डिटेल मैं आपको एक ही जगह उपलब्ध कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मालवा के पठार की। मालवा का पठार जैसा कि हम देख रहे हैं मैप में भी जब हम देखते हैं तो दिखता है कि जो मालवा का पठारी क्षेत्र है ये अन्य सभी भौतिक विभाजनों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अन्य सभी भौतिक विभाजनों में सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा मालवा का पठार। और अगर बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो कुल क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो मालवा के पठारी क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अगर इसकी बात करेंगे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना होगा? प्रतिशत में होगा 28.6%। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है हमारा मालवा का पठार। बात हो गई इसके भौतिक क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण की। इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये जो आपका मालवा का पठारी क्षेत्र है ये भारत के दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है, भारत के दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है, तो दक्कन ट्रैप का उत्तरी हिस्सा है ये। अगर हम भारत के मैप में बात करेंगे तो भारत के मैप में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है अधिकांश वो आता है दक्कन ट्रैप के अंतर्गत। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है ये कहां लग रहा है? दक्कन ट्रैप के उत्तरी भाग में लग रहा है। तो दक्कन ट्रैप का उत्तरी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? मालवा। दक्कन ट्रैप का उत्तरी हिस्सा कहलाता है मालवा। तो दक्कन ट्रैप कहां होगा? इस वाले क्षेत्र में। ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पे दक्कन ट्रैप है और यहाँ ऊपर तक फैला हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का जो उत्तरी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? मालवा कहलाएगा। तो ये तो हो गए इसके कौन सी चट्टानें इसमें पाई जा रही हैं। अब इस चट्टान के अंतर्गत जो कौन कौन से पदार्थ इस यहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये आपने सुना होगा कि जो मालवा की मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र बना है वो किन चट्टानों से बना है, यानी उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो बेसाल्ट चट्टान इनको कहा जाता है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टान है ये किस प्रकार की है? बेसाल्ट चट्टानें हैं। बेसाल्ट चट्टान जो कि किससे बनी है? जो ज्वालामुखी के उद्भोदन से बनी है। ज्वालामुखी उद्गार जो हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार में बहुत सारा लावा निकलता है और बहुत सारा मटेरियल जो निकलता है उससे ही बनती है आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र। तो मालवा का जो पूरा पठारी क्षेत्र है ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। ज्वालामुखी में जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है और ये दक्कन ट्रैप का उत्तरी हिस्सा है हमारा। तो ये बात हो गई इसके हमारे बात करें तो
निर्माण की। इसके बाद अगला हम बात करेंगे इसमें क्या, मिट्टी। अभी मैंने बताया आपको कि मिट्टी जो है यहां पे कैसी है, काली मिट्टी है। मालवा में जो मिट्टी का क्षेत्र है वो है काली मिट्टी का क्षेत्र। मिट्टी की बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु, क्योंकि मालवा अगर जाना जाता है तो उसकी जलवायु के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मालवा की जलवायु की अगर बात करें तो मालवा की जलवायु कैसी है, यह है सम जलवायु। थोड़ा सा अगर हम बात करें जलवायु क्या होता है, तो जलवायु होता है किसी भी स्थान पे एक लंबे समय तक जो वायुमंडलीय दशाएं बनी होती हैं, उन लंबे समय तक बनी हुई वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु कैसी है, सम जलवायु है। और इस जलवायु के बारे में एक तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तथ्य क्या है, तो उसके बारे में लिखें आप। मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की जो जलवायु है उसके बारे में एक चीनी यात्री आता है भारत में, चीनी यात्री जिसका नाम था फाइयान। तो चीनी यात्री फाइयान जो है ये जब भारत में आता है, किस राजा के काल में आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फाइयान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके काल में जब फाइयान भारत में आता है तो वो कहता है कि जो मालवा की जलवायु है, मालवा की जलवायु ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो चीनी यात्री फाइयान आता है वो क्या कहता है कि मालवा की जलवायु विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु है या सर्वश्रेष्ठ जलवायु है मालवा की जलवायु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम जलवायु है, यानी ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। एक मौसम यहाँ पर गर्म और सर्द जो है वो एक नॉर्मल बना होता है, तो ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। तो यहाँ की जलवायु कैसी हो गई, सम जलवायु हो गई। तो ये बात हमने कर ली जलवायु की। अब आगे हम चलते हैं। अगला इसमें जो रहेगा, क्षेत्रफल हमने देख लिया, निर्माण देख लिया, मिट्टी देख ली और यहाँ की जलवायु देख ली। जलवायु के बाद क्या आएगी, यहाँ की वर्षा की बात करेंगे हम। यहाँ पे किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है मालवा के क्षेत्र में। तो मालवा के क्षेत्र में वर्षा की अगर बात करेंगे तो वर्षा यहां पर होती है 75 सेंटीमीटर से कम, यानी निम्न वर्षा का क्षेत्र है मालवा का जो क्षेत्र है। ये पश्चिमी क्षेत्र में पूरा नहीं होगा। मालवा की वर्षा की अगर बात करेंगे तो ये होगा आपका 100 से 125 सेंटीमीटर। मालवा में जो वर्षा है, वर्षा कितनी है, 100 से 125 सेंटीमीटर होती है यहां पर वर्षा। तो एक वर्षा का भी एक मीडियम क्षेत्र है, ना ही ज्यादा कम वर्षा है और ना ही ज्यादा वर्षा है। तो ये एक क्षेत्र अच्छा क्षेत्र हो जाएगा हमारा। बात करें कृषि, अगली बात करेंगे यहां पर फसल कौन कौन सी होती है, क्योंकि हमने जलवायु देख ली, वहां की मिट्टी देख ली और वहां पे वर्षा देख ली। तो इसी के आधार पे जलवायु, मिट्टी और वर्षा के आधार पर ये डिसाइड होता है कि वहां की जो फसल है वो कैसी होगी। तो कृषि जो है, कृषि के अंतर्गत मालवा में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो इसमें होता है सोयाबीन। सोयाबीन की खेती आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। गेहूं इसमें होता है, मालवा में गेहूं होता है और कपास होता है। ये महत्वपूर्ण है कपास, क्योंकि आपने सुना होगा जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की मात्रा अच्छी पैदा होती है, तो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास हो गया। इसी में मूंगफली भी होती है, मूंगफली। तो सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, इसके बाद चना भी होता है और गन्ना भी होता है। इस तरह ये कुछ प्रमुख फसल हैं जो कि काली मिट्टी में होती हैं। तो हमने बात कर ली, यहां पर फसल तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मालवा क्षेत्र है ये इसका विस्तार कितना है, यानी कौन कौन से जिले में मालवा का क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसके विस्तार की चर्चा हम करते हैं।
इसका विस्तार की बात करें तो आप देख रहे हैं ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो है अरावली श्रेणियां, पश्चिमी क्षेत्र है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वो रीवा पन्ना के पठार तक लगा हुआ है। उत्तरी क्षेत्र जो है वो है मध्य भारत का पठार, और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी से लगा हुआ है। तो ये इसका विस्तार हो गया। अब हम बात करें इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इस विस्तार के अंतर्गत किन किन जिलों को कवर किया जाता है इस मालवा के क्षेत्र में। तो लगभग 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम जो प्रमुख जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें रतलाम इसके अंतर्गत आता है, झाबुआ आ जाएगा, अलीराजपुर आ जाएगा, इसके बाद धार आ जाएगा, धार, उज्जैन हो जाएगा। अच्छा, लगभग उज्जैन संभाग जो है उसके अधिकांश जिले आ जाएंगे, भोपाल संभाग के अधिकांश जिले आ जाएंगे। तो ये कुछ जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, और कुछ इंदौर संभाग के भी जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो उज्जैन हो गया, उसके बाद देवास हो गया, इंदौर हो जाएगा, इंदौर, सीहोर आ जाएगा, विदिशा भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, विदिशा शामिल हो जाएगा। ये सब भोपाल संभाग के जिले हैं। भोपाल खुद भी इसके अंतर्गत आ जाता है, भोपाल आ जाएगा इसके अंतर्गत। और बात करें हम तो शाजापुर जो है वो भी आ जाएगा, शाजापुर आ जाएगा, रायसेन आ जाएगा, शाजापुर, रायसेन। और प्रमुख जिलों में बात करें तो आगर मालवा आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, आगर मालवा और राजगढ़। ये कुछ प्रमुख जिले हैं। मैंने प्रमुख जिलों की बात की है, कुछ और थोड़े बहुत जिले भी इसमें शामिल किए जाते हैं, मगर जो मुख्य जिले हैं वो आपके हैं रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, इंदौर, सीहोर, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, रायसेन, आगर मालवा, राजगढ़। इनकी बात हमने कर ली। तो ये हो गया हमारा विस्तार यहां तक। इसके बाद यहां पर कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, क्योंकि मालवा के क्षेत्र में बहुत सारी नदियां यहां से निकल के जा रही होती हैं, या तो यहां से उद्गम होता है या फिर उसका यहां से प्रवाह होता है। तो कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, हम नदियों की चर्चा कर लेते हैं। अगर बात की जाए नदियां, तो नदियों में एक प्रमुख नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी का यहां से उद्गम है, चंबल हो जाएगी। चंबल का उद्गम कहां से? जानापावा पहाड़ी, जो कि मालवा क्षेत्र में ही पड़ती है। तो जानापावा से इसका उद्गम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पार्वती नदी, पार्वती, काली सिंध। फिर आपने पढ़ी होगी कुंदा नदी, जो कि आपके सिरोन से ही निकलती है, कुंदा नदी हो जाएगी। इसके बाद माही हो जाएगी, छिप्रा हो जाएगी, माही नदी, छिप्रा नदी, कुंदा नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपकी निकलती हैं मालवा के क्षेत्र से, मालवा के क्षेत्र से होकर जाती हैं ये कुछ नदियां। तो यहां तक हमने बात कर ली, वर्षा की बात कर ली, वहां कृषि की बात कर ली, विस्तार हो गया और नदियां हो गई। इसके बाद अगली हम चर्चा इसी में करते हैं। अगली चर्चा इसमें हो जाएगी किसकी? ये जो क्षेत्र है यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ पर्वत चोटियां यहां पर पाई जाती हैं। तो पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में पहली बात हम करेंगे मालवा की सबसे ऊंची चोटी। मालवा की सबसे ऊंची चोटी, लिख लें इसको, मालवा की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या है? यह है आपकी सिगार चोटी। सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। तो पहली सबसे ऊंची चोटी जो मालवा की हो जाएगी वो हो जाएगी सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। दूसरी आ जाएगी जानापावा पहाड़ी, जहां से चंबल निकल रही है। तो जानापाव हो जाएगी दूसरी, जानापाव, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। जानापाव हो गई दूसरी। तीसरी जो पहाड़ी है वो हो जाएगी धाजारी पहाड़ी, जो कि है 810 मीटर। धाजारी 810 मीटर। और चौथी जो आ जाएगी वो आ जाएगी गोमनपुर चोटी।
गोमनपुर चोटी ये चौथे स्थान पे आ जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 510 मीटर। तो इस प्रकार से 4 मध्य प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्र हैं, 4 मध्य प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्र हैं। 4 पहाड़ी क्षेत्रों में पहली सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी आपकी सिगार चोटी। सिगार चोटी के बाद दूसरे स्थान पे आ जाएगी जाना पाव, तीसरी आ जाएगी धाजारी और चौथी आ जाएगी गोमनपुर चोटी। इसके बाद एक दो तथ्य इसके बारे में और याद रखना है आपको। जैसे ये जो मालवा का क्षेत्र है, यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे जो जिले पाए जा रहे हैं वो सभी जिले ऐसे जिले हैं जो विकसित हैं। तो हम कहते हैं कि जो मालवा का पठार है ये सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। तो इसको कहेंगे हम, ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, क्योंकि यहां पे जितने भी जिले पाए जा रहे हैं वो लगभग सभी जिले कैसे हैं? विकसित जिले हैं। तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है हमारा मालवा का क्षेत्र। दूसरा तथ्य याद रखेंगे इसमें कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर एक कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रही है। वही कर्क रेखा मालवा को बीच में से काटती हुई जाती है। तो इसके मध्य से क्या निकलती है? मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा, इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये गुजरती है इस क्षेत्र से। तो यहां पर बात हो गई कर्क रेखा की। इसके बाद एक तथ्य और याद रखना है इसके बारे में कि जो आपका मालवा का क्षेत्र है ये 2 नदियों का जल विभाजक क्षेत्र है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं जिनका जल विभाजक क्षेत्र है ये? तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं, जल विभाजक है ये। किस किस का जल विभाजक है? मतलब जो मालवा का क्षेत्र है ये 2 नदियों के पानी को अलग करता है। अगर ये बीच में है तो ये बीच में क्या कर रहा है? 2 नदियों के पानी को अलग कर रहा है। और ऐसा क्षेत्र जो 2 नदियों के पानी को सेपरेट करता है उसको कहा जाता है जल विभाजक। यहां पे हम देखें तो एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का पानी होकर जाता है ऊपर साइड, उत्तर में निकल जाता है। और दूसरा है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है उसका पानी पूर्व से बहकर कहां निकल जाता है? पश्चिम की साइड, अरब सागर में। तो ये दोनों नदियों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है ये है मालवा। इसलिए मालवा को कहा जाता है चंबल और नर्मदा का जल विभाजक। चंबल और नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है मालवा को। तो ये चर्चा हो गई हमारी कि मालवा क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने सारे तथ्य इसमें जोड़े हैं, एक भी तथ्य इसका छूटा नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पूरे तथ्यों को आपको एक साथ इकट्ठा करके दिया हुआ है। मैप आप देख ही रहे हैं कि मैप में कहां पर मालवा का क्षेत्र पड़ रहा है। तो मालवा के क्षेत्र को हमें मैप में भी याद रखना है, मैप के साथ साथ ये सारे तथ्य आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से हम प्रत्येक जो हमारा भौतिक विभाजन है उसका जो सीरीज है वो लाते रहेंगे आगे। तो आज हम इतना ही करते हैं कंप्लीट। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे जो अगला हमारा भौतिक विभाजन है भारत का, जो मध्य भारत का पठार जो क्षेत्र है उसको हम कल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप प्रेस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आप कोई भी हमारी जो वीडियो आएगी आगे उसकी आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।